नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम लोग अब क्लिनिकल संभाषण शुरू करें। 1 मिनट रुक जाइए जी। तो यहाँ पे मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। तो मैं आप लोग से ये आग्रह करूंगा कि आप लोग कुछ केस डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। कोई क्या केस पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। कल हम लोग गर्भाधान पे बात कर रहे थे। तो गर्भाधान के लिए जो आयुर्वेद में बताया गया है बेसिक चीजें वो हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो गर्भ की परिभाषा क्या बताई है कि शुक्र शोणित संयोगाद आवर्ते गर्भो हृदय व्यवस्था नयति। मतलब शुक्र और शोणित का संयोग होने से गर्भ उत्पन्न होता है। इस तरह से चरक शारीर स्थान में 4था अध्याय में 5वां नंबर का श्लोक है। इसमें ऐसा बताया कि शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। मतलब शुक्र और शोणित और आत्मा का जब संयोग हो जाता है और वो कुक्षी में जाता है तो एक तरह का गर्भ बनता है जिसको हम जाइगोट या एम्ब्रियो बोलते हैं। और दूसरा ऐसा बोलते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा का महत्व केवल और केवल आयुर्वेद में बताया है। तो ऐसा बताया गया है कि स गर्भाशयम अनुप्रविश्य शुक्र शोणिताभ्याम संयोगमित्य गर्भत्वेन जन्यतात्मना आत्मानम आत्मसंज्ञा ही गर्भे यथा सतामेव शुक्र शोणित जीवानाम प्राक संयोगात गर्भत्वम न भवति तच्च संयोगात भवति। मतलब चरक संहिता में ऐसा बताया है कि आत्मा जो रहता है उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। आत्मा का जब शरीर में प्रवेश होता है और शुक्र शोणित का संयोग होता है तभी गर्भ बनता है। और अगर आत्मा का संयोग ही ना हो तो गर्भ की उत्पत्ति ही नहीं होगी, गर्भ बनेगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे आते हैं कि मरा हुआ बच्चा रहता है या कुछ होता ही नहीं है वहां पे क्योंकि आत्मा का प्रवेश नहीं होता है। तो आत्मा का प्रवेश होना यह भी एक प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है। और ऐसा बोले हैं कि जब ये गर्भ बनता है तो पंच महाभूत और जो चेतना है उनका संयोग होता है तभी गर्भ होता है। इसको ही बोला श्लोक में गर्भस्तु खलु अंतरिक्ष वायु आग्नेय तोय भूमि विकारश चेतना अधिष्ठान भूतः। मतलब पंच महाभूत है और कॉन्शियसनेस चेतना इनका जब संयोग होता है तभी गर्भ बनता है। इसी तरह से गर्भ संभव सामग्री, गर्भ होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं तो इसके लिए चरक शारीर स्थान 8वां अध्याय में 17वां नंबर का श्लोक में क्या बताया है कि यथोक्तेन विधिनोपसंस्कृत शरीरयोः स्त्री पुरुषयोः मिश्री भावत्मापन्नयोः शुक्रम शोणितेन सह संयोगम समत्य व्यापन्न व्यापनेन योनावनुपहतायाम प्रदुष्टे गर्भाशय गर्भम अविनिवृत्त्यत्यकांतेन यथा निर्मले वाससी सुपरिकल्पिते रंजनम समुदित गुण मुप निपातादेव रागम अभिनिवर्तयति तद्वत् यदा वा क्षीरम दध्नाभिषित तम अभिशव वणाविहाय स्वभावम आपद्यते दधि भावम शुक्रम तद्वत्। मतलब अगर अच्छे से आहार और विहार
अगर खिलाया जा रहा है मेल और फीमेल को, और वह भी योग्य समय है आयु का, और स्त्री हो और पुरुष हो जिनका शुक्र शोणित संबंध होने वाला है, तो उनका फिजिकली मेंटेलिटी मैच्योरिटी होनी चाहिए। और तब शुक्र जो होता है जब वो स्त्री शरीर में जाता है, योनि मार्ग के द्वारा जाता है, तो गर्भाशय में जाता है और शुक्र आर्तव का संयोग होता है और उससे गर्भ बनता है। तो उसके लिए जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि दूध है, दूध से दही बनता है, वैसे ही शुक्र और शोणित से गर्भ बनता है, ऐसे इन्होंने बताया है। और दूसरा उन्होंने गर्भ संभव सामग्री बताई है। तो सुषुप्त शारीर स्थान दूसरा अध्याय में 33वां नंबर का श्लोक में क्या बताया है कि ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भः स्याद विधि पूर्वकम ऋतु क्षेत्राम्बु बीजाना सामग्र्याद अंकुरो यथा। मतलब शुक्र जो रहता है, शुक्र शोणित संयोग होने के लिए चार चीजें बहुत जरूरी होती है। सुश्रुताचार्य जी ऐसा बताते हैं कि ऋतु, ऋतु काल अच्छे से अच्छा होना चाहिए। क्षेत्र मतलब गर्भाशय अच्छा होना चाहिए। अंबु मतलब जो न्यूट्रिशन या नरिशमेंट मिल रहा है वो अच्छा होना चाहिए। बीज अच्छा होना चाहिए, शुक्र और आर्तव। तब जब ये चार चीजें मिल जाती हैं, तभी अच्छा सा, जैसे कि बाहर जगत में अच्छा बीज, अच्छा सीजन, ऋतु, अच्छा जमीन और पानी, ये सब जब मिलते हैं तो गर्भ बनता है। उसी तरह से ऋतु क्षेत्राम्बु बीजानम, बाह्य जगत में जो हो रहा है उसका उपमान देके, उपमान प्रमाण से वो सादृश्यता दिखाई गई है कि उसी तरह से। तो हमें यही सोचना चाहिए कि अच्छा संतान उत्पन्न हो, उसके लिए शुक्र शोणित जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तो हम चिकित्सा जब भी करते हैं तो अच्छा संतान होने के लिए वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण करना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि अच्छा शुक्र बनेगा, अच्छा क्वालिटी, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और पुरुष में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि वो संतान उत्पन्न करे, तो उसका शुक्र का मोटिलिटी, नंबर ऑफ स्पर्म्स जितने मिलियंस होने चाहिए वो, और प्रोग्रेसिव। आजकल मॉडर्न साइंस में टेक्नोलॉजी आ गई है कि मशीन से वो देखते हैं, सब सोफिस्टिकेटेड हाई टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमें पता चलता है कि शुक्राणु कैसे हैं, उनका मतलब टेल कैसा है, हेड कैसा है। लेकिन आचार्य लोग आंख बंद करके दिव्य दृष्टि से वो सब देख लेते थे। तो दोनों साइंस एक ही है, लेकिन उस जमाने में जो भी था, जो भी ग्रंथ वगैरह थे, वो सब हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है। जो है सूत्र रूप में संस्कृत में है। तो हमें दोनों को कोरिलेट करके समझ आता है कि दोनों का एक ही अभिप्राय है कि यहाँ पे स्पर्म सेल्स और ओवा मॉडर्न साइंस में बोलते हैं, और हमारे इसमें शुक्र शोणित, शुक्र और आर्तव का संयोग, ऐसा बोला गया है। उसी तरह से काश्यप ने ऐसा बोला है कि ऋतुकाल और बीज का बहुत ज्यादा महत्व है। अच्छा ऋतुकाल रहेगा और बीज अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अरुण दत्त जी ने क्या बोला है कि गर्भाशय, गर्भस्य आशयो गर्भाशय तस्मिन, गर्भ का आशय जो है वो गर्भाशय है। शुद्धे निर्मले वातादिभिर दुष्टे, मतलब शुद्ध जो भी रहेगा, वात पित्त कफ, अदुष्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। तथा मार्गे प्रकृतित्वाद अपत्य मार्गे, अपत्य मार्ग प्राकृत रहेगा। वातादि भी दुष्टे, वात आदि से अदुष्ट रहेगा। तथा रक्ते स्त्री रजसी, जो स्त्री रज जो होता है रक्त, वो शुद्ध होना चाहिए। तथा शुक्रे पुम बीजे शुद्धे, शुक्र भी जो होता है वो पुरुष भी जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तथा अनिले शुद्धे, वह वात पित्त कफ जो है वह भी शुद्ध रहना चाहिए। पित्तादिभ्या ना वृत्ते, पित्त आदि से आवृत नहीं होना चाहिए। तथा हृदय शुद्धे, हृदय भी शुद्ध होना चाहिए। दोषानधिष्ठिते असंतप्ते, दोष भी, मतलब हृदय में दोष वगैरह नहीं रहने चाहिए, असंतप्त रहना चाहिए, तभी अच्छा संतान की उत्पत्ति होती है। काश्यप जी ने क्या बोला है, ऋतु बीज कालम अवेक्षत, मतलब ऋतु काल और बीज बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी शुक्र शोणित संयोग होता है। कॉन्सेप्शन के लिए जो बताया है चार इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऋतु क्षेत्र अंबु बीज। अष्टांग हृदय में क्या बोला है कि अच्छा मार्ग होना चाहिए, हृदय अच्छा होना चाहिए और वात अच्छा होना चाहिए। तो ऋतु के लिए क्या बोल रहे हैं कि फर्टाइल पीरियड होना चाहिए, ऋतुकाल होना चाहिए। दलहनाचार्य जी क्या बोलते हैं, ऋतु रंग नाया रजह समय, रज जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं कि अच्छा ओवम और ऋतु अच्छा हो, तो ओवल्यूशन का पीरियड अच्छा हो, तो उसको हम ऋतु बोलते हैं।
भाव मिश्र ने जो बोला है कि गर्भ ग्रहण योग्य अस्तु सएव समय स्मृतः, मतलब जो गर्भ ग्रहण करने के लिए जो योग्य समय है, ऋतुकाल, ओवल्यूशन, वो अच्छा होना चाहिए। इसी तरह से ये एक तरह का बीज से फल बनता है। इसी को अष्टांग संग्रह में इंदु जी ने जो टीका लिखी उसमें क्या बोला है, ऋतुश्च निशित बीज से फल प्रस्वानुगुण काल, मतलब बीज अगर अच्छे टाइम पे आए तो ऋतु काल से अच्छा फ्रूट बनता है, फल बनता है। उसका बहुत ज्यादा महत्व है और काल का भी बहुत ज्यादा महत्व है। ऋतु नाम शून्यता धर्म नौपल लक्षित गर्भ धारण योग्य स्त्रीणाम अवस्था विशेषा। काल जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा काल रहेगा तभी कंसेप्शन होगा, तभी कंसीव होगा, तभी सब कुछ अच्छा होगा। ऋतु काल जो रहता है उसको कुछ लोग 9वां से 15वां 16वां दिन तक मानते हैं। इसी को भाव प्रकाश जी जो थे उन्होंने भी यही चीज बोला है पूर्व खंड में, तीसरा अध्याय में 206 नंबर का श्लोक, ऋतु स्त्रीणाम रजो दर्शनात् षोडश निशाहा तत्र भव मार्तवम, मतलब जो षोडश निशा मतलब 16वां जो रात्रि है उसमें आर्तव अच्छे से होता है। भेल ने क्या बोला है, ऋतु काल अच्छा हो तब अच्छा होता है, ऋतु च गर्भे अपनी अवतिष्ठते। सुश्रुत ने क्या बोला है कि ऋतु काल जो है 12वां दिन के बाद होता है। सबका अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है, योग्य जो जिनको लगा वो उन्होंने उस विचार से किया। तो ऋतुस्तु द्वादश रात्रम भवती, 12वें रात्रि को जो महीना बंद होने के बाद 12वें रात्रि को जो होता है वह सबसे योग्य काल रहता है। अदृष्टा अर्थवापी, मतलब मेंसेस बंद होने के बाद ऐसा ऋतु काल परफेक्ट दिन होता है, 12वां दिन। इसी तरह से डलनाचार्य जी ने क्या टीका लिखी है कि द्वादश रात्रम मिति षोडश दिनेशु मध्ये आद्यम त्रिंत्रयम अंतिमम च षोडशम योनि संकोचित दिनम न गणनीयम, मतलब डलहन जी ऐसा बोलते हैं कि ऋतु काल जो होता है 16वां और 12वां दिन ऐसे काउंट करना चाहिए। मतलब 16 दिन का मतलब है कि पहले 3 दिन और फिर लास्ट एक दिन। योनि संकोच जब तक ना हो, योनि संकोच होने के बाद मतलब जब मेंसेस बंद हो जाए तब 12 दिन से 16 दिन तक जो 4 दिन होता है वो ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसा डल्हन जी का मत है। उसी तरह से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीजें बताई हैं। फिर क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। मॉडर्न डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं कि मेंसेस बंद होने के बाद 9वां से 16वां दिन तक अगर कंसेप्शन हो, मतलब इंटरकोर्स हो, सॉरी इंटरकोर्स हो, तो अच्छा कंसेप्शन होता है, कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, गर्भाशय या यूट्राइन कैविटी, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। क्षेत्रम गर्भाशय, तो क्षेत्र का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली जो प्रसूति तंत्र से रिलेटेड क्षेत्र है, मतलब गर्भाशय या यूटेराइन कैविटी। क्षेत्र जो रहता है स्त्री शरीर का गर्भाशय रहता है। इसी तरह से मनुस्मृति में क्या बोला है कि क्षेत्र भूता स्मृता नारी बीज भूता स्मृता पुमान बीज क्षेत्र समायोगात संभव सर्वदेही नाम, व्रीहिदुत्पत्ति स्थानम क्षेत्रम ततुल्य ततुल्या त्रिमुनिभिः स्मृता स्वम क्षेत्रम संस्कृतायान्तु स्वयं उत्पादयेत् विद्वया तमोरसम विजानियत पुत्रम प्रथमम कल्पितम। मनुस्मृति में बोला गया है क्षेत्र का मतलब होता है स्त्री, स्त्री का शरीर जो होता है वो क्षेत्र बोला है, और बीज मतलब पुरुष, ऐसा मनुस्मृति में बोलते हैं। तो जब शुक्र जो है वो एक तरह का बीज है, वो गर्भाशय में जब मतलब स्त्री के शरीर को क्षेत्र जो बोला है वहां डाला जाता है। जैसे कि बाह्य जगत में हम धान का बीज लगाते हैं, गेहूं का बीज लगाते हैं, वैसे ही शुक्र जो है वो बीज है और स्त्री का शरीर जो है वो क्षेत्र है। उसमें जब डालते हैं तो इससे जिस तरह से कोई भी ये जो बोलते हैं कि अंकुरित होके कोई भी धान वगैरह आता है, गेहूं आता है, उसी तरह से व्रीहि धान्य जैसे आते हैं, वैसे शुक्र जब गर्भाशय में जाता है तो संतान की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से क्षेत्र के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है। चक्रपाणी जी ने क्या बोला है कि क्षेत्रम एवं क्षेत्रम तत्र शुक्र रूप बीज प्ररोहणात् या स्त्री प्रहर्षणे तत्र क्षेत्रम। उसी तरह से चरक जी ने भी क्या बोला है कि स्त्री पुंसयोर व्यापन्ना शुक्र शोणित गर्भाशयो श्रेयसी प्रजा मिच्छतः, मतलब जो शुक्र शोणित जो दूषित नहीं हुआ है और जो गर्भाशय शुद्ध है उससे अच्छा संतान की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से भेल ने क्या बोला है कि सकृष्ट क्षेत्रे बीजम प्रक्षिप्तम तत्र व्रीहि वृहत्वाय कल्पते यवो यववत्वाय,
मतलब बीज जो होता है वो अगर अच्छे से रहे तो अच्छा सा संतान होगा, बीज अच्छा होने से। और क्षेत्र अच्छा होगा, जो सकृष्ट क्षेत्र है। भेल में सकृष्ट क्षेत्र मतलब एंडोमेट्रियम, ऐसा कोरिलेट कर सकते हैं। एंडोमेट्रियम लेयर अच्छा हो। आजकल हम लोग देखते हैं कि ईटी लेवल कितना है। ईटी लेवल अगर 8 से ऊपर है, एंडोमेट्रियम थिकनेस, तो गर्भाशय अच्छा रहता है और संतान होने के चांसेस बढ़ते हैं। उसी तरह से हम संतान उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, हार्मोन चेक करते हैं। तो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल स्त्री में ज्यादा हो रहा है क्या। तो अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल हो रहा है तो पीसीओडी फाइब्रॉइड है क्या, वो देखते हैं। थायराइड T3 T4 TSH वो देखते हैं। उसी तरह से हम एंटी मोलेरियन हार्मोन एएमएच जरूर देखते हैं। अगर योग्य काल में अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो एंटी मोलेरियन हार्मोन का जांच कराया जाता है। तो उसका रेंज जो है वो दिया गया है मॉडर्न साइंस में, 2 से 5 तक रहना चाहिए। अगर 2 से कम रह रहे हैं तो कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। 6 से ज्यादा रहा तो हाइपर ओवुलेशन, हाइपर ओवुलेटरी फेजेस ऐसे आते हैं। तो वो भी खतरनाक है। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो अब वो एंटी मलेरियन हार्मोन क्यों कम हो रहा है, तो उसका कारण ये होता है कि बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो रहा है, वायु प्रकोपित हो रहा है, रुक्षता बढ़ रही है, और स्त्री शरीर में जराजन्य सिम्टम्स आ रहे हैं। मतलब वो दिखने में वैसी नॉर्मल है लेकिन गर्भाशय सूख रहा है, वहां पे रस का प्रीणन कार्य नहीं हो रहा है, स्नेहन कार्य नहीं हो रहा है, शुक्र धातु वहां का कम हो रहा है, वहां पे रिजुवनेशन कम हो रहा है, एंडोमेट्रियम थिकनेस कम हो रहा है। तो हम एएमएच बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो हम उत्तर बस्ती देते हैं, नॉर्मल बस्ती देते हैं, पंचकर्म करते हैं, स्त्रोतोरोध को दूर करते हैं, बृहण चिकित्सा करते हैं, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, पुष्प धनवारस, शुक्र वल्लभ रस, ऐसे दवाइयां देते हैं जिससे वहां पे एएमएच वैल्यू बढ़ जाए। और नत्स्य का प्रयोग करते हैं क्योंकि गर्भाशय जो है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है और नासा भी पृथ्वी महाभूत प्रधान है। तो हम पृथ्वी महाभूत तत्व नासा में कोई मेडिसिन डालते हैं तो गर्भाशय तक वो जाता है। और हॉर्मोन्स का जो हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस जो है वो बैलेंस हो जाता है, हार्मोन सिक्रेट। और उसी को हम रस धातु, रक्त धातु, आर्तव ये सब मानते हैं, आर्तव चक्र मानते हैं। वो जब बैलेंस हो जाता है तो गर्भ धारणा होने में ज्यादा सहयोग मिलता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग को जब भी हमारे पास पेशेंट आए तो हमें हमेशा बेसिक क्लियर रहना चाहिए कि ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, ऋतु योग्य काल में आए तो हमें ये देखना है कि मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेंसेस टाइम टू टाइम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसी तरह से उसके मेंसेस कितने दिन रह रहे हैं। उसके बाद में मेंसेस के टाइम पे क्या पेनलेस मेंस्ट्रुएशन हो रहा है क्या। अगर पेनफुल हो रहा है, डिसमेनोरिया हो रहा है, तो वहां पे वेगावरोध जन्य है संप्राप्ति, रात्रि जागरण है, रुक्ष आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, तो वहां पे हमें पेनलेस मेंसेस, बिना कोई दर्द वाला नॉर्मल मेंसेस आना चाहिए। इसका हमें योजना करनी, इसलिए मात्रा बस्ती हम लोग दे देते हैं 3 दिन 5 दिन, मेंसेस के पहले मेंसेस के बाद में, वो हम योजना युक्ति पूर्वक करते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे मेडिसिन खिलाया जाता है जो मेंसेस को अच्छा लाने में सहायता करता है, जैसे कन्या लोहादिवटी है, पुष्प धन्वारस है, फल घृत है, कुमारी आसव है, दशमूलारिष्ट है, देवदारवारिष्ट है, कार्पास मूलासव है। फिर अगर रस और रक्त का क्षय है तो रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्यादि लौह, उसी तरह से नवायस लौह, फिर द्राक्षासव, फिर कुमारी आसव, ऐसे हम द्रव्य देते हैं जो मेंसेस को रेगुलेट करता है। और इसके साथ में अगर मात्रा बस्ती दे दिया जाए, सहचरादि तेल, शतपुष्पादि तेल, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा स्ट्रांग बनाना है तो सबसे अच्छा दवाई है, बाकी दवाइयां तो है ही, लेकिन जो हम ग्रंथिरज फॉर्मूला है पाठा इंद्रव त्रिकटु, क्योंकि इंद्रिय जो है वो रक्त पाचक रस पाचक में है। तो ऐसे द्रव्य जो जाते हैं एंडोमेट्रियम तक, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देते हैं, तो एंडोमेट्रियम थिकनेस अच्छा होता है, इसलिए ग्रंथिरज फॉर्मूला देते हैं। इस तरह से मेंसेस अगर आ रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि वातज रजोदुष्टि है, पित्तज रजोदुष्टि है, कफज रजोदुष्टि है, सन्निपातज रजोदुष्टि है, या रज जो आ रहा है उसके 8 दोष बताए आर्तव के। तो वात पित्त कफ से, पुणव ग्रंथि, पोय ग्रंथि, मल मूत्र के गंध वाला, क्या है मतलब आर्तव जो दुष्टि है अगर वो है हमें मिल रही है। जैसे अगर वात वाला होगा तो बबल्स आएंगे, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होगा, मतलब जो स्कैंटी मेंसेस होगा या ऐसा आएगा, काला काला आएगा, कुछ अलग कलर का आएगा। पित्त वाला जब होगा तो दाह पाक राग लालिमा ऐसे होगा।
कफ वाला होगा तो वाइट डिस्चार्ज टाइप होगा और बहुत ज्यादा वहां पे स्त्रोतोरोध है ऐसा फील होगा। सन्निपात में तीनों दोष वाला रहेगा। कुणप ग्रंथि रहेगा तो गंदा डेड बॉडी के स्मेल जैसा रहेगा। ग्रंथिभूत रहेगा तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग मेडिसिन बताई है। तो आर्तव शुद्ध होना बहुत जरूरी है, गर्भाशय शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो आर्तव शुद्धि के लिए जो क्वाथ बताए हैं सुश्रुत संहिता में और अष्टांग हृदय में जो क्वाथ बताए हैं वो दें तो आर्तव शुद्धि हो जाती है। 3-4 महीना लगता है दीपन पाचन अनुलोमन करके। तो उससे आर्तव शुद्धि जब होती है तो अच्छा मेंसेज आता है, खुल के मेंसेज आता है और ज्यादा दिन तक मेंसेज आता है। तो ये हम क्षेत्र को अच्छा ध्यान में रख के करते हैं। क्षेत्र और ऋतु अच्छा हो जाता है स्त्री शरीर में। इसी तरह से पुरुषों को जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हम ये पहले देखते हैं कि पुरुषों को प्राकृत एनाटॉमिकली उसके टेस्टिकल्स अच्छे हैं क्या, एपिडिडाइमिस अच्छा है, वास डिफरेंस अच्छा है, सेमिनल वेसिकल अच्छा है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है क्या, इरेक्शन अच्छे से हो रहा है क्या, मतलब उसको इच्छा हो रही है क्या, या उसको सेक्स फटीग है तो उसका चिकित्सा देखेंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, जो भी कंडीशन है उस हिसाब से हम डायग्नोसिस करते हैं। और अगर स्पर्म सेल्स जीरो हैं, अस्पर्मिया का केस है, तो जर्म सेल्स हैं कि नहीं है, जर्म सेल्स नहीं है तो हम जीवनीय गण का उत्तर बस्ती देंगे जो जीवन देने वाले द्रव्य हैं। या फिर नॉर्मली शुक्रानिल विबंदेशु का जो बस्ती है वह देते हैं, जो भागवत संहिता में बताया है, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए वह देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और वृक्ष दवाइयां देते हैं, पूरा वाजीकरण के जो चरक संहिता के जो पाद है वह वाजीकरण का उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि वृक्ष योग देना है कि अंडा का बस्ती देना है कि बस्तांड घृत देना है। अलग अलग मेडिसिन रहता है, एक ही मेडिसिन नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। तो हम उस तरह का उत्तर बस्ती मात्रा बस्ती देते हैं। इरेक्शन नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, इंजुरी है क्या, या फिर वहां पे डायबिटीज है क्या, जो एसोसिएटेड बीमारी है उसकी हम चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा पेशेंट को फायदा होता है। इसके बाद में हमें अंबु अंबु मतलब नरिशमेंट मिल रहा है कि नहीं गर्भाशय को। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी रहती है कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ रहता है, बचपन में टीबी हुआ रहता है, या मीजल्स हुआ रहता है, या चिकन पॉक्स हुआ रहता है, या फिर आमावस्था रहती है, फीवर रहता है, फिर अध्यशन किया हुआ रहता है, विरुद्धासन विषमासन किया हुआ रहता है, आम दोष बहुत रहते हैं। तो हम लोग स्त्रोतोरोध दूर करने के लिए आम पाचक वटी दीपन पाचन अनुलोमन देते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम रस पाचक रक्त पाचक, मतलब कहीं तो रस व स्त्रोतस रक्त व स्त्रोतस को शुद्ध करते हैं, क्योंकि रसास्तनम आर्तवम शोणितम ऐसे जो बोलते हैं कि आर्तव जो बनता है वो रस रक्त और रस रक्त से बनता है। तो हमें रस और रक्त को अच्छा करेंगे तभी आर्तव अच्छा आएगा। तो इसलिए रसगत आम रसवस स्त्रोतस में जो आम है उसका पाचन करना है, इसलिए रस पाचक रक्त पाचक हम देते हैं। उसके साथ में वहां पे फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, जिसकी वजह से आर्तव अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग पीसीओडी अगर है या फाइब्रॉइड है तो हम लोग क्या करते हैं मांस पाचक, मेदो पाचक, कुमारी, कुबेराक्षवटी, जो जिस व्याधि की जो चिकित्सा है वह हम लोग देते हैं तो हमें वो स्त्रोतोरोध दूर हो जाता है। अगर शयात्मक संप्राप्ति है तो वहां पर हम ब्रीहण करते हैं और स्नेहन करते हैं। तो स्नेहन करने के लिए काश्मर्यादि घृत है, पल घृत है, शतावरी घृत है, विदार्यादि घृत है, कुष्मांड घृत है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। उसी तरह से बस्ती भी देते हैं। तो मात्रा बस्ती में क्या देते हैं, बलादी बस्ती, क्षीर बलादी बस्ती, धनवंतर तेल की बस्ती, अलग अलग हम बस्तियां देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होने लगता है। इसी तरह से नस्य देते हैं तो नस्य से भी बहुत अच्छा पेशेंट के हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, उसका मन जो है वह शांत हो जाता है। क्योंकि अगर गर्भ धारणा नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं विषाद है, द्वेष है, राग है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जब बोलते हैं विषादो रोग वर्धनम श्रेष्ठा, मतलब विषाद जो है रोग वर्धन में श्रेष्ठ होता है। और इनफर्टिलिटी अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम है क्या, विचार नहीं मिल रहे हैं क्या, या कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है। अगर जहां मानस चिकित्सा की जरूरत पड़ती है मानस चिकित्सा करते हैं, जहां शारीरिक चिकित्सा की जरूरत है वहां शारीरिक चिकित्सा करते हैं। इस तरह से हम अंबु का विचार करते हैं। नरिशमेंट अच्छा से होना चाहिए, रक्त धातु अच्छा बनाना है तो हम वहां पे रस ताप्यादि लौह नवायस लौह लौह कल्प देते हैं कि रक्त धातु और अच्छा हो, रक्त का प्रसादन अच्छा से हो, वो देते हैं। इसी तरह से फिर बीज बीज शुद्धि करना बहुत जरूरी होता है। तो शुक्र का बीज जो है वो शुद्ध होना चाहिए बीज रूप में, और आर्तव भी शुद्ध होना चाहिए। शुक्र के भी दोष बताएं, 8 शुक्र दोष होते हैं, 8 आर्तव दोष होते हैं।
तो जैसा है वैसा हमें पहले वमन विरेचन करा देना चाहिए दोनों को, और उसके बाद में शुक्राणु अच्छे उत्पन्न हो और अच्छी मात्रा में हो, उसके लिए हमें अष्टमैथुन जो है वह बंद कराना है, कि स्त्री को देखना, स्त्री के साथ गप्पे मारना, एकांत में रहना, स्त्री के साथ खेलना, ये सब बंद करा के और उसको ब्रह्मचर्य पालन कराने के लिए बोलना चाहिए, जितना हो सके उतना। और वायु की गति क्या है, वाग्भट जी ने क्या बोला है कि शुद्धे गर्भाशय मार्गे रक्ते शुक्र निले हृदय। वाग्भट जी ने बोला है कि वायु जो रहता है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कॉन्सेप्शन के लिए। और सुश्रुत संहिता में भी क्या बोला है कि अलग अलग बताएं कि जैसे बात कला कलिया में बताया कि वायु यंत्र तंत्र धरा कर्ताम गर्भाकृति नाम, मतलब वो गर्भ की आकृति करता है वायु। आयुषो अनुवृत्तिम, आयुष की अनुवृत्ति करता है। प्रत्यभूतो भवत्या कुपिता, मतलब अगर वो आयु की अनुवृत्ति करता है, उसी तरह से संयोगे च विभागे च परिणाम परिमाणो नाम कर्म प्रेरित वायु कारणम। संयोग विभाग परमाणुओं में प्रेरणा कर्म ये सब वायु ही करता है। अष्टांग संग्रह शारीर स्थान में ये बताया। सुश्रुत संहिता में क्या बता रहे हैं कि गर्भ जो रहता है वह रस से बढ़ता है और उसको वायु लेके जाती है। इसीलिए सुश्रुत शारीर स्थान में 4th अध्याय में 57 से 59 नंबर का श्लोक क्या बता रहे हैं, गर्भस्य खलु रस निमित्ता मारुतादमान निमित्ता च परिवृद्धिर्भवति तस्यांतरेण नाभेस्तु ज्योतिः स्थानम ध्रुवम स्मृतम तथा तदाधमति वातस्तु देहस्तेनास्य वर्धते उष्मणा सहितश्चापि दारत्यस्य मारुतः ऊर्ध्वं तिर्यक अधः अधः स्ताच्य स्त्रोतंस्यापि यथा तथा। मतलब गर्भ जो है वो रस धातु से ही बहुत ज्यादा बढ़ता है वायु की वजह से। और उसको ज्योति स्थान अग्नि स्थान, ज्योति स्थान अग्नि स्थान किसको कहा है, तो नाभि, गर्भ नाभि नाली है उसको, नाड़ी को बोलते हैं, अम्बलिकस को। तो वायु जो रहता है वही रस को वहां से ले जाता है अग्नि स्थान ज्योति स्थान से, और पित्त को भी लेके जाता है। और इस तरह से गर्भाशय जो है, गर्भाशय में जो स्त्रोतस हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि गर्भ का वृद्धि होता है, जो गर्भ का पोषण है वो इस तरह से होता है। मतलब मेन बात ये बता रहे हैं कि गर्भाशय अच्छा रहेगा तभी गर्भ का जो एम्ब्रियोलॉजी है, मतलब बच्चा बढ़ना, वह सब अच्छा रहता है। तो वायु को भी नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है बहुत बार। और चरक संहिता में बताया है योनि व्यापक में कि बिना वायु के कोई भी योनि रोग नहीं होता है, इनफर्टिलिटी नहीं होती है। तो वायु को जीतना है, वायु को ठीक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें वायु जीतना पड़ेगा। तो पुरुष हो स्त्री हो, जब इनफर्टिलिटी रहे तो आपको बस्ती चिकित्सा देनी ही पड़ेगी। बस्ती मतलब देना है तो देना है, उसमें आप माधुतैलिक बस्ती दीजिए, वृक्ष बस्ती दीजिए, मुस्तादी आपन बस्ती दीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। जो योग्य अवस्था में जो चीज है वो तो देना ही पड़ेगा। अभी मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा, बोलूंगा, लेकिन मैं रुक के बोलूंगा। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, मैं कंटिन्यू आधा घंटा बोल दिया, अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ। तनिका मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी गर्भ संस्कार पे, आपका क्या विचार है? शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? शैलेश जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए प्लीज तनिका मैडम। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। जी जी सर, ये तो मतलब 100% सही है कि बाकी चलो जो शमन चिकित्सा चल रही है, लेकिन वस्ती तो देनी ही पड़ती है। और ये मेरे अपने 2 केसेस में हो चुका है। सो वस्ती के साथ जो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वो शमन चिकित्सा के साथ तो मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फिर लेट हो जाता है। तो वस्ती जो है वो मैंने भी दी है। तो वस्ती के साथ यस, गर्भदान में उनको श्रोतोशोधन के लिए, जैसे आप हम लोग ये त्रिकटु वगैरह, ये हमारा जो है ये पुष्प धनवा रस, शुक्र बल्लभ रस, ये सारे चलते ही चलते हैं। बट उत्तरवस्ती का अपना सर एक अलग से है रोल सर। जी सर। तो आपने क्या चीज का दिया है? सर मैंने अभी उसको जो लेडी फीमेल पेशेंट थी, तो फीमेल पेशेंट को एक फलघृत के साथ दी थी। और जो दूसरी वाली थी रेक्टल वाली वस्ती, मात्रा वस्ती, वो मैंने पहले तो उसको वेट लूज करने के लिए सहचरादी तेल एंड ऑल जितने भी थे, ये सरसों का ऑयल उसका दिया। फिर उसके बाद जो मैंने दिए थे वो वृक्ष योग सारा, अश्वगंधा, स्थावरी, खोज पाग, ये सारी चीजें डाल के ना, फिर उसका एक काढ़ा बना के उसको वस्तियां दी थी मैंने काफी ज्यादा। और अभी जो मेल पेशेंट चल रहा है उसको भी मैं अभी ये उत्तर वस्ती तो वास्तांड घृत की ही दे रही थी।
और अभी जो है फिर से उसको अभी मात्रावस्थी भी मैंने उसको वास्तांडघृत के साथ शिरवला तेल के साथ ही लेने के लिए बोली है। तो 2 पेशेंट्स का रिजल्ट तो आ चुका है। अभी इस पेशेंट का है, अभी इसको मुझे 3 हफ्ते हुए हैं देते हुए। तो अभी देखो इसका भी मोस्ट लाइकली शायद 3-4 महीने में आ जाए। जी सर। ठीक है। चलिए डॉक्टर शैलेश जी, आप कुछ बोलना न- चाहेंगे? आप क्योंकि इसी नमस्ते पे सर। काम कर रहे हैं। नमस्ते सर, बताइए हाँ सर। हाँ। अभी लास्ट 3 मंथ से एक पीसीओडी का जो पेशेंट है मीनाबेन पंपानिया करके, तो जी उसका जो फॉलिकल है वो 9 mm का ही बन रहा था। तो हमने 3 राउंड बस्ती का दिया, ब्रूहन बस्ती दी है। तो अभी ये 2 एमेनोरिया वाला था पेशेंट। वो 4 महीना से मेंसेस में नहीं आ रही थी। तो उसको कुबेरक्स वटी और जो समन चिकित्सा तो दी थी, इसके पहले विरेचन करवाया और वमन के लिए भी वहां आई थी वो। तो बाद में आज पहली बार उसका ओव्यूलेशन हो गया है। 21 mm का फॉलिकल होके बाद में आज पहली बार इसका मैरिज का 8 years हुआ है, पहली बार ओव्यूलेशन हुआ है ये अच्छा। पेशेंट का। वो बस्ती अरे से वाह। बहुत सारे रिजल्ट मिल रहे हैं हमारे पेशेंट को। जी बहुत बढ़िया है। समन चिकित्सा से भी नहीं हो रहा है, वो बस्ती से तो होता ही सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। प्राउड ऑफ यू। और कुछ बताना चाहते हैं क्या? आपका क्या अनुभव है? कितने पेशेंट आपने ठीक किए इनफर्टिलिटी के? कुछ कुछ बताइए आप। एएमएच कम होने के, ओवुलेशन कम होने, कुछ बताइए। हाँ, मेरे अभी इनफर्टिलिटी का जो पेशेंट है वो 28 पेशेंट मैंने कंप्लीट किए हैं सर। और अभी 40 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हम्म। बाद में जो हर एक पेशेंट है वो टिके नहीं रहते। किसी को 3 महीने में रिजल्ट मिल जाता है, कॉमन है तो। किसी को 6 महीने हो जाता है, किसी किसी को एक एक ईयर्स तक एक्सटेंड करना पड़ता है। तो बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है हमको। और मैं आप जैसे डॉक्टरों को साथ साथ रखकर ही ये ट्रीट करता हूँ सर, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। बराबर। आप तो थोड़ा हाँ, इंटरनल दवाइयां बताएंगे कि आप क्या देते हैं इनफर्टिलिटी में, पुरुष को और स्त्री को क्या देते हैं? पुरुष को मुस्तादन या मुस्तादी यापन बस्ती हम कसाई में देते हैं। और ब्रूहन में जो अश्वगंधा है ऑयल, उसका भी बस्ती देते हैं। और बस्तान घृत का भी मात्रा बस्ती देते हैं, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और समन चिकित्सा में सब हम पुष्पधनवा रस है और जो पैटर्न आती है वो सब देते हैं ये। तो अच्छा रिजल्ट आते है। 0-0 काउंट भी हमने उसको 50 अप भी देखा है। 0-0। जी। तो मैं आप हाँ सभी लोग को ये बताना चाहूंगा कि शैलेश भाई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे एलोपैथी काम नहीं करती है, जहाँ पे कोई मेडिसिन काम नहीं करे एलोपैथी की, वहां पे आयुर्वेद से रिजल्ट आ रहा है। ना, जी 100% है सर ये। एजुस्पर्मिया है सर। तो जी इसमें रिजल्ट हम आते हैं, एलोपैथिक का नहीं आता इतना ही, आयुर्वेद से तो आता है ये सर। जी बढ़िया रिजल्ट आता है, पर कॉन्फिडेंस से काम करना चाहिए कोई भी टॉपिक पे। जी। और हाँ, बहुत थैंक यू अच्छा। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, और किसी को? शशि मैडम अभी आप। अभी सर, हाँ अभी योगानुयोग अभी मेरे पास पेशेंट जो आए हैं वो हाँ मेडिसिन लेने के लिए आए अभी। तो आप वीडियो में ओपन करता हूँ, अभी मेरे सामने ही है। हाँ। सुभाष शशि भाई, मैडम, आप थोड़ा बात कर लीजिए इनके पेशेंट से। इन सुभाष भाई आओ तो। हाँ, ये हाँ जी शशि हमारा मैडम नमस्ते। आप थोड़ा बात कर इसका लीजिए। लाइव जी। लाइव प्रेजेंट में इसका जो है वो करता हूँ। हाँ तो जी। मैं अभी ग्रुप में इसका रिपोर्ट पहले का और 1.5 महीने के बाद जो हमने ट्रीट किया वो अभी लाइव में आपको दिखा। हम्म। जस्ट 1 मिनट तब सर। तक हम इनसे बात करते हैं। शशि मैडम हाँ बात हाँ, करिए, तब तक आप वीडियो डालिए। yes। हाँ जी सर। हाँ, शशि मैडम बात करिए। हाँ जी सर नमस्ते, बताइए कैसे हाँ हैं? जी बोलिए। बढ़िया।
क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को काउंट कम थे। अच्छा, हम्म, आप गुटखा खाते हो क्या? ना ना तब वो पान, मसाला वाले पान। हाँ वही मीठा मतलब पान खाते हैं, मीठा पान, हम्म, टोबैको अच्छा। वाला नहीं मैम। अ- नहीं तो पर ये मुंह उस तरीके से आ रहा था ना, इसलिए मैंने पूछा। ना ना तो मैम, अभी तो, वो अच्छा, वो मुखवास है, मुखवास। हाँ जी। हाँ मैं समझ गई। तो एक हाँ बात बोलिए बताइए मैम, सर। वो बात करेंगे आपको। वो हाँ, पहले गवर्नमेंट जैसे, एम्प्लॉय है जीबी में, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यहाँ पे बेरावल में, सोमनाथ के बाजू में। मैंने आपको दोनों रिपोर्ट भेजे हैं, वो फेब्रुआरी का, हम्म, उसके बाद भी वो जो करवाया था वो आप देख सकते हैं अभी लाइव। और पेशेंट भी अभी यहाँ पे है मेरे पास, आप पूछ सकते हैं जो पूछना है। हाँ जैसे आपने कहा कि रिपोर्ट पहले काउंट जीरो था, रिपोर्ट बाद में नॉर्मल हो गई, मतलब मैं नहीं ये पूछना इसका ये पेशेंट का है, ये ओलिंगो एंजियोस्पर्मिया था मैम। जीरो अच्छा। जीरो नहीं था, जीरो जीरो था, वो पहले का पेशेंट है, वो भी मैं आपको भेजता हूँ। अभी ये अच्छा। पेशेंट का देख लीजिए आप। हम्म। तो ये तो रिपोर्ट की बात हुई सर, आपको क्या तकलीफ होती थी? जैसे कैसे कॉन्स्टिपेशन रहता था, क्या रहता था? कब्जियत पेशेंट। हाँ, तो कुछ जियत में होता। अच्छा, कब्जियत रहती थी, और यूरिन में भी कोई तकलीफ थी? थोड़ी थोड़ी। ओके, तो ये जो कब्जियत की तकलीफ थी वो कितने सालों से थी? वो 5 5 साल से लास्ट। इसका और जो यू सीटिंग जॉब रहता है मैम, जो ऑफिस हम्म में सीटिंग जॉब रहता है। है ना। हम्म। और यूरिन में कितने सालों से तकलीफ थी सर? 2 3 साल से तो। अच्छा, 2-3 साल से यूरिन में तकलीफ थी, साथ में ये था, साथ में देर रात को भी सोना होना था क्या? हाँ, रात को तो बोलो ना, 1 1 1 1 1 1 बज जाते हैं। ओके, फिर सुबह लेट भी सोते रहे होंगे? ना, सुबह 8 बजे तक। सूर्योदय के बाद का लेट ही काउंट होता है, ठीक है। हाँ, वो तो तो था। देर, हाँ तो देर रात सोना था, सुबह देर से उठना था, कब्ज भी हम्म, रहती थी, यूरिन में भी तकलीफ थी, उसके अलावा और भी क्या क्या तकलीफें थी आपको? जैसे गैस वगैरह भी ठीक फिर है। बनती रहेगी, सर दर्द वगैरह भी होता रहा होगा, चिड़चिड़ भी रहती होगी दिमाग में, है ना? और नींद अच्छी आती थी कि नहीं, कि नींद में भी समस्या थी? नींद तो अच्छी आती है। चलो, नींद अच्छी आती थी। तो ये जो आपकी रूट वाली चीजें थी बिल्कुल, कि जहाँ पर गैस है, यूरिन में तकलीफ है, सर दर्द वगैरह, सब सारी चीजें थी। तो जब ये सब चीजें ठीक रहेंगी, मतलब आपका पाचन ठीक रहेगा, तो सारी चीजें ठीक रहेंगी, आपका काउंट भी ठीक ठीक रहेगी। रहेगा। तो ठीक आगे है। से अपना ख्याल रखिएगा कि रात में हाँ। कोशिश करें, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, है ना? तो शाम को 6-7 बजे तक तो खाली हो ही जाते होंगे, है ना? क्या बोले। सांदा ड्यूटी से तो आ ही प्रसाद जाते फ्री होंगे थे ना छह क्या? सात बजे ना, तक 8 8 तो बज जाते हैं वो शाम को। वो जब फील्ड वर्क में रहते हैं ना तो लेट हो जाता है लेट मैम। हो जाता है। अच्छा, मतलब कहने का है कि रात में जल्दी सोने की और सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लीजिएगा, जिससे आप हम्म, लॉन्ग टर्म ठीक रहिए, खाने पीने का अपना ख्याल अभी रखिए। मैम इसका जो रिपोर्ट है वो आप एक बार देख लीजिए, कैसा है, बराबर है कि इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। नहीं, वो तो आप इनके साइन सिम्टम देखो, रिपोर्ट तो मेनली पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए ज्यादा मायने रखती है, पेशेंट कई बार नहीं मानते ना, वो सोचते हैं कि ये बहुत छोटी वो सी सब तकलीफ है। हेतु मैंने हटा दिया है, जो भी उसकी जो दिनचर्या थी, वो हम्म। दिनचर्या सब मैंने चेंज कर दी है। वो हम्म। हेतु तो मैंने पहले से ही हटा दिया था जब मैंने ट्रीटमेंट चालू किया। हम्म। इससे पहले मैंने हेतु सब हटा दिया, और तो दिनचर्या है वो कंप्लीट, वो पहले का जो बोल रहे थे वो पहले हम्म। का लाइफस्टाइल था। अभी हाल में जो ट्रीटमेंट चालू होता है अभी, तो इसके जो दिनचर्या है वो चेंज ही है, चेंज चेंज हो गया पूरा। प्रकृति विरुद्ध है ही नहीं। हम्म। हम्म। तो अभी उसको फेब्रुआरी में स्टार्ट किया था। अभी हम्म। लास्ट टाइम इसका जो किया है मैम, आप एक बार देख लीजिए तो मुझे भी पता चलेगा कि कोई मिस्टेक है या नहीं। नहीं, मैंने देख रही हूँ, मैं सर भी देख हाँ रहे जी होंगे। मैम, एक एक बार आप देख तो लीजिए उसका। हाँ जी, हाँ जी। कलर स्क्रोटम कलर ड्रॉपर भी किया था, उसमें कोई हम्म। डिफेक्ट नहीं है। उसका जो दिनचर्या थी ना वो बेड थी, इसकी वजह हम्म। से अग्निमंद्य भी था।
वो सब इसको विरेचन और दीपन पाचन सब वो करवाया था। इसके बाद ये सब अच्छा हो गया। अभी उसको डाइजेशन भी इश्यू नहीं है अभी। नहीं, अभी तो रिपोर्ट बहुत अच्छी है आपकी। हाँ अभी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, ही कैन ट्राई। वो तो मैं कह रही थी आगे लाइफ लॉन्ग के लिए ख्याल रखें, क्योंकि एक बार सारी चीजें करके ठीक कर दी गई हैं, तो ख्याल रखेंगे तो उनके लिए ही फायदेमंद चीजें रहेंगी, है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ, वो तो है। हाँ हाँ, वो हम्म। गाइड कर सकते हैं मैम आप इसको। हाँ, वो मैंने इसीलिए बोल दिया कि आगे भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि अभी कम एज होता है ना, तो इंसान के अंदर हम्म। रिकवरी रेट भी बहुत फास्ट होती है। अधिक एज हो जाने के बाद रिकवरी रेट बहुत स्लो हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हमेशा खुश रहिए, सबसे बड़ी बात होती है कि खुश रहना बहुत जरूरी होता है। और फिर आपके डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे और भी चीजों के लिए। तो अब तो गर्भाधान इनका प्लान कर रहे होंगे ना, गर्भ संस्कार वगैरह हाँ, करा अभी करते हैं? अभी ये मंथ से हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो फीमेल का भी देख लीजिएगा, कहीं पर कुछ हो तो दोनों लोग को तो मैं तो यही कहूंगी कि एक बार थोड़ा सा पंचकर्म करा लीजिएगा, मतलब प्रॉपर विरेचन वगैरह करा करके ना, पूरा माइंड सेट हाँ होकर के तब प्लान करके हाँ, अच्छे से करेंगे तो ज्यादा और बढ़िया होगा। क्लासिकल विरेचन नहीं करवाया, क्योंकि हम्म। उसका जो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी इसका हम्म। फॉलिक्यूलर स्टडी भी ओके है, और हम्म। सब मेंसिस और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो कंसीविंग में कोई इश्यू नहीं होता इसको, हाँ, तो कंसीव हो जाता प्रॉपर है। हम्म। गर्भ संस्कार जो होता है ना, काउंसलिंग वाउंसलिंग करके हाँ हाँ बाकायदा हाँ प्लान हाँ करेंगे तो हाँ, फिर बहुत अच्छा वो हो अभी जाएगा। गाइड करेंगे ना, अभी गाइड करेंगे इसमें। और जैसे सर कराते हैं, ये क्या बोलते हैं, मंत्र वगैरह करा कर हवन करा करके प्लान करते हैं ना, पंचकर्म, हाँ 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 उसी तरीके से इन हाँ, चीजों को भी उस तरीके से प्लान करेंगे तो बेहतर रहेगा। यस यस मैम, वो प्लान ठीक कर रहे हैं अभी। ठीक है जी, थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई कुछ केस पूछना है, बताना है? रुचि मैडम बताइए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम, सर बताइए। पहले तो आपको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप इतनी अच्छी तरह बताते हैं सर, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है हम जैसे नए वैद्यों को। और अभी सर एक पेशेंट था ओवेरियन सिस्ट का, वो सिर्फ आप की और बहुत सारे ये वैद्य जनों की वजह से ही मैंने उसको पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया था सर। 3 सेंटीमीटर के अराउंड उसको ओवेरियन सिस्ट थी, और 3 मंथ्स में वो डिसॉल्व हो गई। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से ना जुड़ी होती तो शायद मैं उसको कुछ और मिक्सोपैथी करके देती, बट इस टाइम मैंने प्योर आयुर्वेदिक उसको सब चीजें आयुर्वेदिक ही दी थी सर। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने और क्या सर, दिया था, ये थोड़ा बता जी सकते जी थे तो? सर, मैंने सर उसको काचनार गुगुल, आरोग्य वर्धिनी वटी और दशमूला रिस्ट, और जैसे उसको पेन बहुत ज्यादा रह रहा था बीच बीच में, तो मैंने उसको भी दशमूला रिस्ट से ही उसको सॉल्व किया। और पुनर्नवादी गूगल और एक सर ऐसे ही दे दे के अभी 3 मंथ्स में उसकी ओवेरियन सिस्ट बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है। और सर अभी उसको ना, कल मैंने उसको अभी वो प्लान करना चाह रही थी तो पीरियड का 7th 8th डे था, उसको मात्रावस्थी दी थी सर। हाँ, दे सह- दीजिए। सहचर आदि तेल की। तो जी। मुझे उसको देने के बाद मैंने 35 ml ही दिया था, अभी फर्स्ट डे था सर उसका। लेकिन हम्म। उसने बताया कि उसको पूरी रात नौजिया की फीलिंग रही, और वो वस्ती वापस आई 24 आवर्स बाद। तो सर ये रीजन इस, हाँ ये उसने मुझे बताया कि वो खाना खा के तभी आई है, बट जब मैंने बाद में उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई, तो उसने खाना बहुत देर पहले खाया था। तो ये एक रीजन हो सकता है क्या सर? हाँ, लेकिन आप ना क्या करिए, जो भी दे रही हैं उसकी आमावस्था है, जीभ देखिए तो वाइट होगा। उसका अ, पाचन अनुलोमन अच्छे से करिए तभी वो। और कितना मात्रा में दिया था तेल? सर 35 ml दिया था, लेकिन तो उसको, ये भी नहीं पच रहा है और ये भी प्रत्यागम नहीं हो रहे, तो मतलब यहाँ पे आमावस्था बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, मैं दोबारा चेक करती हूँ। और उसको नौजिया की फीलिंग होती रही पूरी रात भर हाँ, कि तो वही वही वहां पे ये नहीं है, अग्नि जो है मंद है। तो आपको ठीक है क्या सर। देना पड़ेगा? आरोग्य वर्धिनी बटी दीजिए, लहसुन नदी बटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, कोई ऐसे दाढ़ी मास्टक चूर्ण, कुछ तो ऐसे दीपन पाचन करिए। उसको ठीक है भूख सर। कितना बजे लगता है वो पूरा ऑब्जर्व करिए, कि सुबह भूख लगती है क्या, दोपहर लगती है क्या, शाम को लगती है क्या, सर, भूख जी लग रही सर, है कितनी।
अभी तो काफी बेटर है। जब वो पहले आई थी तो अभी उसको दीपन पाचन दे दे के, क्योंकि आरोग्य वर्धनी उसकी सर अभी चली है काफी दिन तक, तो भूख तो काफी बेटर है उसकी। तो मैं दोबारा देखती हूँ सर आम की अवस्था उसकी एक बारी। और सर ये भी हो सकता है कि जो खाना उसने बहुत देर पहले खाया था, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है क्या सर? कितने बजे खाया था? सर जब उसने मुझे बाद में बताया तो उसने बोला कि उसने 12-1 बजे खाया था और उसने 6:30 बजे आके वस्ती ली थी तो शाम के। खाना पच गया था कि नहीं पचा था, कैसा था? सर पच उसने तो मुझे तभी तो ऐसे बताया कि वो अभी खा के आई है, लेकिन जब उसने मुझे सिम्टम्स बताए तब मैंने दोबारा उससे पूछा, तो उसने बोला हाँ बाद में तो मैंने बहुत हल्का फुल्का खाया था, मेजर जो मील था मेरा वो मैंने 12-1 बजे लिया था। और बस्ती लेने के बाद खाना भी खाई, उसके बाद भी खाई? हाँ उसके बाद भी खाया होगा सर। हाँ, तो ये अग्निमंद किया ना, उसका अग्निमंद है। उसने ठीक है तेल ठीक का है। बस्ती लिया, उसके बाद ठीक। बिना भूख के फिर खा गई, तो फिर इससे अग्निमंद हुआ ना, इसलिए नौसिया फील हो रहा था। ठीक है सर। ऐसे कोई करता है क्या? बस्ती, तेल का बस्ती लेने के बाद कोई खाता है क्या खाना? जी सर उसने खाया है। हाँ, तो तकलीफ हो गई ना। ठीक है सर। बॉडी को डबल डबल काम, तेल को भी बचाओ, खाना भी बचाओ, तो नौसिया नहीं होगा क्या? जी सर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आप फिर से केस टेकिंग करिए, उसको बिना भूख के खाना खा रही है, वो आपको हिस्ट्री मिलेगा। टाइम बीतने के बाद खा रही है या टाइम हो गया इसलिए खा रही है, लेकिन भूख नहीं लग रही है उसको। तेज भूख लगना जरूरी है, इसलिए जब तक तेज भूख न लगे दवाई मत दीजिए। बाकी ये ठीक। सब चिकित्सा थोड़ा ठीक है। होल्ड पे रखिए, पहले वो करिए। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। जी जी तनिषा। जी सर, प्रणाम सर। सर एक पेशेंट है, उसकी हर्निया है सर, अभी एब्डोमिनल हर्निया उसका डिटेक्ट हुआ है, एब्डोमिनल हर्निया। सो उसमें सर वो 3 सेंटीमीटर्स की है। तो डॉक्टर ने अभी उसको बोला है कि अभी कुछ नहीं करना है, तो अभी अगर ये बढ़ेंगी तो फिर सर्जरी करेंगे। तो हमारे आयुर्वेद में सर हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या 3 सेंटीमीटर की? 3 सेंटीमीटर कहाँ पे है? एम्ब्लोइकल हर्निया सर। अम्बिलिकल हर्निया है तो आप क्या बोलिए कि 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का जो सिक्का आता है उससे उसको अंदर दबाने का कोशिश करें। दूसरा क्या करना हम्म। है, 3 सेंटीमीटर है तो वो थोड़ा बड़ा है ना, हम हाँ जी। इन्फ्लेमेशन को ठीक करने का कोशिश करेंगे, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अंदर चला जाए और इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और वो अपने आप चिपक जाए, तो इसलिए लाक्षा गुगुल आभा गुगुल देंगे तो पेरिटोनियम लेयर जुड़ जाए। दीपन पाचन करके सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, और वृद्धिवादिका वटी दीजिए, जो वृद्धि रोग के लिए बताया ही है, वृद्धिवादिका वटी, स्वयंभू गुगुल ये दीजिए दीपन पाचन लोमन करके, और मात्रा बस्ती उनको दीजिए सहचरादि तेल या शीर बला तेल का। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन कम होते जाएगा, स्नेहन होते जाएगा, इंटेस्टाइन अपने जगह पे आ जाएगा। तो जब जगह पे आ जाएगा और हम लाक्षा गुगुल आभा गुगुल दे रहे हैं, तो वो पेरिटोनियम लेयर जुड़ जाएगा। और रोज अंदर घुसाने का कोशिश करना है जो चीज बाहर आ रहा है, और उनको वजन नहीं उठाना है। मतलब जो भी काम करे तो ज्यादा वजन ना उठाए, इसको ध्यान में रखें। तो बहुत सारे लोग का जुड़ जाता है। और डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जितना फट गया है ना उधर एक मैश जाली डाल देते हैं, जाली जी से जी सील देते हैं। लेकिन वजन उठाया तो वो फिर फटने का डर रहता है, पेरिटोनियम फिर से बाहर आता है। तो इससे अच्छा है कि ये किया जाए, तो हो 3 सेंटीमीटर है तो जुड़ जाएगा। ठीक है सर। और सर अगर मतलब हम लोग कितने सेंटीमीटर तक, मतलब ऐसा होता है कि जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों को कुछ भी नहीं, करने की? ऐसा कोई मुझे ऐसा वो नहीं है। मेरे जो पेशेंट है उनका जुड़ जाता है, सेंटीमीटर तक भी जुड़ गया था मेरे पेशेंट को, क्योंकि उन्होंने अच्छा। लघु आहार खाया, उनका मल को अच्छे से रखा, मतलब दिनचर्या ऋतुचर्या वेगा विरोध नहीं किया, तो उनका 5 सेंटीमीटर तक जुड़ गया। अब पेशेंट भी, अब मैं बोलूंगा 5 सेंटीमीटर तक जुड़ता है, और आप पेशेंट को बोल देंगे और पेशेंट ने मिथ्याहार विहार कंटिन्यू रखा, रात्रि जागरण रखा, तो थोड़ी ना हो तो। सर ये पेशेंट वैसे वाला ही है ना? ये पेशेंट का लाइफस्टाइल इज वेरी पुअर, ऐसे वाले लोग हैं कि जिनको सारा दिन बाहर से ही खाना है। तो आप कंसर्न लिखवा लीजिए और उनको बोलिए हम ट्राई कर रहे हैं। ऐसे टाइम और ये मत बोले कि कितना दिन में ठीक हुआ, बोलिए मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल, और आप करने के बाद फिर से चेक करा के देखिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। कोशिश करेंगे, ये बोलिए, कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, सर पूछना प्रणाम चाहते? सर। हाँ, प्रणाम सर, बोलिए। मैं आज एक केस बताना सर चाहता हूँ। जब हाँ, आज दिन 1 बजे एक पेशेंट आया, जो वाइफ हस्बैंड बोथ आया।
उनको क्या हेड रेलिंग हो रहा था 2-3 दिन से, इतना बेचैनी था। कहीं एलोपैथिक डॉक्टर ने उन्हें सिनराजिन और वो बीटा हिस्टाइन दिया था, लेकिन कम नहीं हो रहा था। जब मेरे पास आया, मेरे पास भी एक वो शुगर टेस्ट करने का मशीन है, मैंने भी दिखा, उनका शुगर भी ज्यादा नहीं था और कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनको पूछा कि आंखों में कोई प्रॉब्लम है या कान में भी कुछ नहीं था, लेकिन उनका भी कम नहीं हो रहा था हेड रेलिंग। मैं भी जब मेरे सेल के पास गया तो कुछ नहीं था, एक अणु तेल था मेरे पास और सब खत्म हो गया था सर। तो मैंने उसके नाक में 4-5 बूंद डाल दिया, दो नाजल में, और उनको बोला कि शाम को फिर डाल देना। अभी अभी फोन आया था, उन्होंने बताया इतना अच्छा दवाई है आयुर्वेद में, जो 3-4 दिन से इतना मैं बेचैनी था, बिल्कुल ठीक हो गया मैं। अभी बताया था सर। उस दिन जो आपने बताया था हर सिर रोग के लिए नस्य बहुत अच्छा काम करता है, आज भी ऐसा सर महसूस हुआ कि ऐसा सर हो। जी सर, बहुत जी अच्छा सर। बताया आपने। सर प्रणाम। ये सर सर आपके जो हमारा संभाषा की ग्रुप से सुन सुन के आपके और आशीर्वाद कोई से कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जी सर, एक बताओ। हाँ बताइए सर। सर, एक परसों के दिन एक सुबह में 13 साल का लड़का आया था। हाँ उनको सीवियर हेडेक था और वमन हाँ। हो रहा था। हम्म। माइग्रेन का प्रॉब्लम था। और हाँ सुबह सुबह में हमारे जो लड़का है ना, वो सुबह में थोड़ा देर से आता है, 9:30 बजे आता है क्लिनिक में। तो हाँ मैंने सोचा कि उसको दवाई इंजेक्शन तो बाद में लगे, मैंने बोला 2-5 मिनट में आपका दर्द अभी खत्म हो जाएगा। क्या हाँ। बोला है कि सही हो जाएगा। मैं को सही सर, मैंने आपका वाला वही तेल था, जी सिरबला तेल, जी। 5-5 बूंद डाल दिया। मैंने बोला दर्द कम हो जाए, बाद में खड़ा होना। तो जी सर 5 मिनट के बाद उनको न्यूसिया, वोमिटिंग और दर्द सब कुछ खत्म। आज 3 दिन हुआ है वो बात। जी। और कुछ दवाई दिया बिना तुरंत ही हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बताइए। सर वो ना एक बच्चे की केस टेकिंग करी थी परसों, सर ध्रुव रावत। अ, हाँ, सर किसने की थी? सर शशि मैम ने करी थी सर। एक 10 साल का बच्चा था, वो मेरा ही पेशेंट था सर। हम्म। तो सर एक्चुअली सर उसे हुआ क्या है कि ना, उसको ना जैसे सीजर या फिर जैसा हुआ था उस दिन सुबह हम्म। सुबह ना, जिस दिन सुबह 7 बजे। तो उसका लेफ्ट साइड में ना आई विंकिंग थी, और लेफ्ट लिप जो है ना कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहा था। और उसके हाँ। बाद उसको ड्रूलिंग हुआ था, जो मदर बता रही है कि उसको सलाइवा ड्रूल हुआ था। और उसके बाद फिर वो ठीक हो गया था। ये एपिसोड मुश्किल से 1 मिनट का भी नहीं था। और हम्म। ऐसा उसको कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले एक बार स्कूल में भी हुआ था। वो उस बच्चे ने तब बताया जब उससे दोबारा हुआ, मतलब हम्म। पेरेंट्स की नॉलेज में वो नहीं था। हम्म। सर इस बच्चे का ना सर, जो केस टेकिंग करी थी सर, इसको ना कॉन्स्टिपेशन रहता है ऑन एंड ऑफ। और हर सीजन चेंज पे इस बच्चे को फीवर काफी हाई ग्रेड आता है, 104 105। और बचपन में सर एक दो बार ये हाई ग्रेड फीवर के लिए एडमिट भी हुआ था। और इसको फेब्राइल सीजर भी आए थे इस बच्चे को। अभी हम्म। सर दिनचर्या वगैरह सब खराब है, और काफी जंक फूड वगैरह ये सब तो था ही सर, विरुद्ध आहार वगैरह भी था। तो हम्म। सर केस को मतलब सर उन्होंने ना एमआरआई वगैरह के लिए भी, डॉक्टर ने, वहाँ वो दिल्ली में रहते हैं सर ना, तो उन्होंने एमआरआई वगैरह के लिए, डॉक्टर ने जहाँ दिखाया होगा, तो उन्होंने एमआरआई वगैरह के लिए बोला है उनको, और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराए हैं। सर हम्म। ब्लड टेस्ट ना सर थोड़ा सीरम बिलिरुबिन हल्का मतलब थोड़ा हायर साइड पे है। और सर इसके यूरिन में भी थोड़ा प्रोटीन आ रहा था सर, जो हम्म। इसका था। सर बाकी सारी रिपोर्ट तो ऑलमोस्ट इसकी ठीक है। सर हम्म। इस बच्चे का मतलब हमें किस तरह से इसको मतलब हैंडल करना चाहिए, इस केस को किस तरह से मतलब दीपन सीरम पाठक से। बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो आपको क्या लगता है, क्या चीज है, क्या व्याधि है? सर यकृत मतलब लिवर का तो है ही सर, मतलब रस धातु की दुष्टि तो हो ही रही है सर खान पान से। नहीं, एलोपैथी के हिसाब से सीरम बिलिरुबिन बोल रही हैं, तो वो क्या इंडिकेट करता है? सीरम बिलिरुबिन बढ़ता है तो कौन सी व्याधि होती है? सर जॉन्डिस मतलब पीलिया। हाँ, तो जब आप जॉन्डिस बोल रही हैं तो जॉन्डिस से को रिलेट करके आयुर्वेद में कौन सी व्याधि है? कामला। तो उसकी क्या चिकित्सा है? सर तीक्ष्ण विरेचन सर, मतलब शोधन और करना क्या पड़ेगा चिकित्सा, सर। और क्या चिकित्सा है?
और सर कामला की चिकित्सा मुनमुन प्रताप जी आप बताएंगे, आपका फाइनल ईयर में है। मुनमुन प्रताप जी, तनिका मैडम, शशि मैडम बताइए कामला जी की सर, आप सर बताइए। कामली विरेचन ही होता लंघन है। करा एक लंघन कराएंगे, एक करके, विरेचन करवाएंगे सर। हाँ तो और सर एक तो इसमें एक विरेचन एक 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 फलत्रिकातिक्वाथ शशि मैडम रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मुनमुन प्रताप जी को बोलने दीजिए, फिर आप। हाँ मुनमुन जी बोलिए। निरूप से सर उनको लंघन और विरेचन करवाएंगे। ये जो हम्म पित्त दृष्टि की वजह से होता है, पित्त का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो पित्त का पतन करना या पित्त को शोधन करना, इस पे हम्म इसको ध्यान रख के उस पे काम करेंगे, दीपन बोलो पाचन सर। करवा के। हम्म ठीक है। अब शशि मैडम आप बताइए। शशि जी मैडम सर, हाँ। विरेचन जो है कामली तो विरेचन ही बोलते हैं। तो कामला की मेन तो चिकित्सा सूत्र में ही विरेचन आता है, और इसमें विरेचन के लिए त्रिफला भी बहुत बढ़िया काम करता है। खास करके कामला के जितने पेशेंट्स होते हैं, या फलत्रिकातिक्वाथ को मैम ऐसा कर सकती हैं कि बिल्कुल इंक्रीजिंग डोज में देना शुरू कर, जैसे 5 ml दिया, 10 ml दिया। मैंने एक पेशेंट को अपने कराया था तो बता रही हूँ, तो उसका शायद 35 की 40 ml जाने पर, बच्चा ही था 6-7 साल का। फिर उसके बाद टेपर डाउन किया था जब जिस दिन लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो फलत्रिकातिक्वाथ इस तरीके से दे सकते हो, बहुत बढ़िया काम करता है लीवर के सारी प्रॉब्लम में। त्रिफला दे सकती है। डाइट में जो है अभी बहुत ही हल्की डाइट रखें, जैसे इसको नारियल का पानी भी दे सकते हैं, गन्ने का जूस दे सकते हैं, मूली का जूस दे सकते हैं। मैंने तो शुरुआत में क्या किया था, खाना वाना सारा बंद करा दिया था, मतलब कोई दाल चावल रोटी सब्जी भी नहीं रखा था। फिर जब अच्छी भूख आने लगी थी तब धीरे धीरे खिचड़ी दलिया इस तरह की चीजों पर रखा था। और किशमिश वगैरह खाने को दे सकते हैं। इस तरह की जो भी सारी चीजें डाइट में है वो सारी चीजें देंगे। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए पेशेंट को, किसी भी हालत में यूरिन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और अगर जीर्ण ज्वर की हिस्ट्री है साथ में, तो मतलब उसमें फिर शतावरी घृत बाद में भूख खाने पर देते हैं, फिर सर मेरा बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। और एक बहुत बढ़िया सी चीज है कि एरंड की पत्तियां जो हैं उनको थर्सडे और संडे को 2-2 पीस एकदम बिल्कुल जो हल्की सी नई नई उगी होती हैं, तो वो पत्तियों का सोरस अगर अर्ली इन द मॉर्निंग दे दिया जाता है तो उसमें तुरंत एलएफटी जो है नॉर्मल हो जाता है। और सर इतने से ही रिजल्ट आ जाता है। बाद में मैम रसपाचक और रक्तपाचक चला सकते हो अच्छे टाइम तक, कम से कम 3-4 महीने चला देना। हाँ, डाइट का जो हिसाब है, परहेज जो है, वो कम से कम 6 महीने से साल भर कराना पड़ता है। जी सर, थैंक यू सर। एक बात और पूछनी थी मैम, जैसे उसकी मदर बोल रही थी कि वो खाना तो मांगता है, मतलब उसे भूख तो लगती है, तो मैम इसको किस कैसे समझना चाहिए? जैसे मैंने उनसे पूछा था ये बिना भूख के तो नहीं खाता है या कुछ ऐसा है, तो बोलती है यार खाना तो ये मांगता है, मतलब थोड़ी देर बाद, मतलब उसको लगता है 2-3 घंटे होता है तो उसे भूख बहुत तेज लगती है। तो खाने में फिर वो हल्की चीजें कर देते हैं ना। खाने में देखो आजकल बच्चों को इंसान सब कुछ खिलाता है, जो एक बहुत बड़े बच्चे का खाने का तरीका होता था, मतलब एक तरीके से सोचो। और एक्टिविटीज आजकल के बच्चों की है नहीं, मतलब मेजोरिटी बच्चों की। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि दिन भर फिरहिरी की तरह टहलते रहते हैं, तो उनकी तो डाइजेस्टिव फायर अच्छी होती है। लेकिन जो बच्चे दिन भर स्कूल में भी जाकर बैठ रहे हैं, घर पर भी आकर मोबाइल टीवी ऑपरेट कर रहे हैं, कोई उनका उस तरह का खेलना नहीं, कूदना नहीं, क्योंकि अधिकतर मेजोरिटी बच्चे सिंगल होते हैं, तो सिंगल बच्चे वैसे भी स्टेशनरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं। और उसके बावजूद रेचन आपको कराना ही कराना पड़ेगा, तो आप मुनक्का उनक्का दीजिए, इस तरह की चीजें। नहीं तो फिर त्रिफला वगैरह दीजिए, कहीं ना किसी फॉर्मेट में तो आपको रेचन कराना ही कराना पड़ेगा। और नहीं तो फलत्रिकातिक्वाथ तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन, मैंने आपको बताया जो मैंने कराया था, जो मेरा एक एपिलेप्सी का पेशेंट था, तो उसके केस में मैंने ऐसे ही किया था, मतलब नॉर्मल भी रेचन नहीं दिया था, क्योंकि उसका था कि पेट वोट साफ होता है ना, कि आपके बच्चे का नहीं था, तो हमने कहा कि क्योंकि ये 5 भौतिक का था और अभय सर ने बताया भी था, और मैंने पढ़ करके भी रखा था कि एपिलेप्सी के केस में बच्चों में चलाते हैं, तो फिर मैंने चलाया था तो मुझे अच्छे रिजल्ट आए थे। और मैम नॉर्मली जो मेरा, हाँ, मैं मतलब दीपन के लिए क्या दूं मैम? जैसे दीपन पाचन के लिए जो डेली के लिए देना है अभी स्टार्टिंग में, क्या तो इसको छोटे लिया? बच्चों में तो बाल चतुर्भद्र इटसेल्फ बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा मैम, ठीक है। हाँ, छोटे बच्चों को तो बाल चतुर्भद्र वगैरह टाइप की चीजें तो ज्यादा बढ़िया काम करती हैं। खाने में आप देख लो उनके घर में क्या क्या खाया जाता है, उस खाने में काफी ज्यादा चेंजेस करो ना। ज्यादा खाता है, मतलब एक तो दूध और नमक का कॉम्बिनेशन होता है, बट मतलब दिन में लगभग रोज का ही पनीर का इंटेक उसका काफी ज्यादा है, मतलब प्रोटीन हायर साइड में लगा मुझे उसका ना, इंटेक में हाँ, ना। तो वही तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको खाने पर उसके मेनली ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे मेरा जो बच्चा था जिसके केस में लेफ्टी बहुत ज्यादा डियरेंस था, तो वहां पर उसकी कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री नहीं थी, उसकी होल्डिंग की हिस्ट्री थी।
पर जी मुझे मैम। पता है कि हाँ उस बच्चे को भी साल भर बाद फिर से रिपीट हुआ, क्योंकि उसका जब कराया गया था टेस्ट तो हेपेटाइटिस ए आई में से एक पॉजिटिव भी आया था। तो मुझे मालूम था कि लंबा टाइम तक ट्रीटमेंट चलना था और परहेज उससे ज्यादा होना था। लंबा मतलब ज्यादा नहीं चलाया मैंने, दवाएं जी तो बहुत कुछ ही चली थी, रसपाचक चलाया था 3-4 महीने। जी सब मैम। नॉर्मल होने के बाद पेरेंट्स ने भी फिर उल्टा पुल्टा खिलाना शुरू कर दिया। तो वहां पर भी जंक की हिस्ट्री वगैरह बहुत ज्यादा थी। तो जंक फूड वगैरह जो होता है या प्रोटीन का इंटेक वगैरह देखना पड़ता है, प्रोटीन का इंटेक किस टाइम वो भी देखना पड़ता है। और क्या बच्चे की पाचन क्षमता उतनी अच्छी है, उसकी क्या फिजिकल एक्टिविटीज हैं दिन भर फ्री की तरह टहलने वाली, जैसे पुराने टाइम में बच्चे नहीं मैम, चक्करगिनियां टहलते रहते हैं। नहीं है वो एक्टिव भी नहीं है, और मैम उसका सोशल भी मतलब उसके फ्रेंड सर्कल का भी थोड़ा सा यही है कि उसके 2-4 फ्रेंड्स हैं जो है उनसे अच्छे से इंटरमिंगल करता है, हर किसी से ज्यादा सोशलाइज भी नहीं होता वो बच्चा ना, थोड़ा सा नहीं, आप उसको ट्रीट करना चाहते हो, बड़े आराम से ट्रीट कर सकते हो, लेकिन जी बस वही है कि प्रॉपर काउंसलिंग होती रहे, चीजें चेंज होती रहे। कई बार पेरेंट्स नहीं मानने वाले होते हैं। अब जैसे मेरे केसेस में रिजल्ट इसलिए आया कि एक जो पहला केस था जिसमें लेफ्टी बहुत डीअरेंज था, तो उनकी फैमिली बहुत लोअर सोशियो इकोनॉमिक लेवल को करती थी बिलोंग, जी और रिपोर्ट ज्यादा खराब थी। तो मैंने शुरुआत में सिर्फ त्रिफला ही दिया था, परहेज मैंने अच्छे से कराया, और जैसे ही परहेज कराया, क्योंकि उसकी तो आंखें बिल्कुल पीली हो चुकी थी, उसका जी था बिलोरुबिन लेवल वगैरह बहुत ज्यादा था, सारी चीजें थी, एसजीओटी जी एसजीपीटी बहुत ज्यादा रेज्ड था। तो जी वहां पर तुरंत रिजल्ट आता है बच्चों में, अगर आप परहेज का पालन करा ले रहे हो। बट परहेज तभी कर पाएगा जब पेरेंट्स चाहेंगे, और हाँ बच्चे मैम, को भी थोड़ा सा करना पड़ता है। करना पड़ेगा। हाँ जी मैम, एक और चीज तो थी मैम, उन्होंने जहाँ दिखाया था ना, हम्म, उन डॉक्टर ने ना उन्हें 7 डेज के लिए कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी अभी रेकमेंड करी थी, जब तक कि एमआरआई की रिपोर्ट आती है। तो मैम वो शायद 7 डेज तो पेरेंट्स ने खिला भी दी होगी क्योंकि कंसल्ट किया था। तो मैम ऐसी कोई हम्म। ड्रग है तो इसको मतलब किस तरह से लेके चलना चाहिए, इसको कंटिन्यू रहने देना चाहिए, या हम अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ अभी मतलब इसको कंटिन्यू ना करवाएं, मतलब क्या करना चाहिए उस केस में? इसमें पाठक सर आपको बेहतर गाइड करेंगे, बट मेरे पेशेंट के साथ में हुआ था कि डॉक्टर्स ने दिया था, बट उन्होंने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है पेशेंट को नहीं खिलाई थी। हालांकि उसकी जो ब्रेन की रिपोर्ट आई थी उसमें एपिलेप्सी अच्छा खासा मतलब था रिपोर्ट में, मतलब एनाटॉमिकल चेंजेस भी आ चुके थे। बट उनका भी था कि ये विश्वास करते थे आयुर्वेद में, और आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, और किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं आपको बताऊं मैम, अगर आप विश्वास कर सको तो वाकई है कि आयुर्वेद से पूरा रिजल्ट आ जाता है। मैम देख वो लीजिए, पाठक सर आपको और अच्छे से गाइड कर पाएंगे इसमें, से मैंने क्योंकि बोला एपिलेप्सी की दवाएं मैडम बंद भी नहीं की जाती हैं। चलाएंगे वो लोग अपनी नाकानी, और सबसे बड़ी बात है एपिलेप्टिक मेडिसिन के बहुत साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। जी जी ठीक है मैम, मैम। थैंक यू। पाठक सर आप बताएं प्लीज। पाठक सर, पाठक सर क्या हो सर रहा है? कहीं मैम इसमें हाँ सर। आरोग्यवर्धिनी तुलसी पत्र जी स्वरस ये भी काम करेगा नहीं काम लगा? हाँ जी हाँ सर, काम करता है बहुत बढ़िया, पर मेरी एक आदत है कि मैं बच्चों को मेटेलिक प्रिपरेशंस नहीं चलाती हूँ। बच्चों को अरे अधिकतर मेरी आदत है कास्ट औषधियां चलाती हूँ। शायद ही मतलब जैसे, क्योंकि 6-7 साल के बच्चे होते हैं ना, और ये 5 भौतिक चिकित्सा में है भी कि आसो अरिस्ट और ये जितनी भी मेटेलिक प्रिपरेशंस होती हैं किसी भी फॉर्मेट में थोड़ी बहुत भी, तो वो बच्चों को नहीं देते। और मैं शुरू से प्रेगनेंसी में और बच्चों में हमेशा ये सब सारी चीजें, चाहे मतलब आरोग्यवर्धनी क्यों ना हो, मैं अवॉइड करती हूँ। जो लोग देते होंगे उनका अपना होगा, मैं बच्चों को नहीं देती हूँ। मैं बच्चों को फंत्रिकादिक्वात है, त्रिफला है, बाल चतुर्भद्र है। त्रिफला भी मैं कम ही देती हूँ एक्चुअली। मैं कोशिश करती हूँ कि मुनक्का दे दीजिए, मुनक्का का पानी दे दीजिए, और मुनक्के का क्षीर मतलब दूध में दे दीजिए। इस तरीके से किसी न किसी फॉर्मेट में रेचन हो जाए। और ये जब नहीं रहे, जैसे कामला उमला नहीं रहे, तो फिर बेस्ट होता है कैस्टर ऑयल से भी रेचन करा दीजिए। बच्चों में घी दे दीजिए, या जीर्ण ज्वर वगैरह है तो शतावरी घृत वगैरह दे दीजिए। तो उस तरह की चीजें मेरा ज्यादा मतलब रहता है कंसर्न शुरू से। जी हालांकि मैम। देते हैं बहुत सारे लोग, मैं अपने बेटे को देती हूँ आरोग्यवर्धनी, मतलब एक सर्टेन एज आ जाते हैं बच्चे, जैसे टीन एज वगैरह में आ जाते हैं तो मैं आरोग्यवर्धनी देती हूँ। लेकिन अब कहो कि जी 5-6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, तो उनको नहीं देती हूँ मैं। तो कम देना। हाँ जी शशि, सर। आप क्या मुझे बुला रही थी, बताइए। सर मैं वो बुला रही थी कि जो मैम का पेशेंट है बच्चा, तो उसके आपने केस में चिकित्सा डॉक्टर ने, बता दिया, अभी बहुत सारा दवाई बता के क्या फायदा, उतना तो दे देना नहीं मैडम। सर दवा नहीं बताना है सर। सर ये पूछना था कि इपिलिप्सी की दवा उन्होंने दी होगी तो 7 दिन उन्होंने खिला दिया है, तो क्या उसको कंटिन्यू रखना है कि क्या करना है? तो मैंने कहा आप एपिलेप्सी का बेटर सर अभी गाइड जो करेंगे। इन्होंने केस बताया उसमें एलएफटी बढ़ा हुआ है ना।
मतलब सर एलएफसी बढ़ा हुआ है सर, उस बच्चे को ना जो है सीजर जैसा आया था सुबह ना, लेफ्ट साइड की सिर्फ आई विंक हुई थी कंटिन्यूअसली, और लेफ्ट साइड का लिप का मतलब विंक जैसा होता है ना, बंद, मुंह खुलता बंद होता है, और उसके बाद ड्रूलिंग हुआ था, ये था ड्रूलिंग सुबह। पता ये सब मैं समझ गया, लेकिन जी आप चिकित्सा अभी अभी वो जो दवाइयां दे रहे हैं, एप्टोइन का सिरप वगैरह दे रहे होंगे, वो चलने दीजिए और पहले लीवर ठीक करिए, उसके बाद में हम आपस में आकर चिकित्सा करेंगे। सर सब मतलब दवाइयां अभी मैं आपको दवाइयां बता सकता हूँ, एपिलेप्सी का दवाई बता सकता हूँ, लेकिन उनका यकृत बच्चे का कमजोर है। जब तक यकृत अच्छा नहीं होगा, दीपन पाचन नहीं होगा, अग्नि अच्छा नहीं होगा, दवाइयों का मैं ओवरडोज दूंगा आयुर्वेद का, तो और ज्यादा जो ये हिपैटिक जो है संप्राप्ति, लीवर की संप्राप्ति और खराब होगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो जो एलोपैथी का चल रहा है वो चलने दीजिए, पहले एक चीज ठीक करिए, उसके बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी मैं दवाइयां बता सकता हूँ, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तकलीफ बढ़ जाएगी क्योंकि वो पचेगा ही नहीं दवाइयाँ, क्योंकि लीवर का फंक्शन अब भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, इसलिए कामला रोग हुआ है। तो पहले उसको ठीक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप, तो अभी जो एलोपैथी चल रहा है वो चलने दीजिए। ठीक है, थैंक यू, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग को जो भी आप लोग, ये किसने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है? हम आने की थी सर वो मैंने लिखा था उनको, भांजा सर का केस बहुत अच्छा हुआ था ना। जी। हम जी वेट कर रहे हैं, सर। आपका भी रिजल्ट आए तो हम आपको भी बधाई दें, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।